तारिक चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपकी हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि एक ऐसे प्रोग्राम के ऊपर, एक ऐसी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली के ऊपर काम करें कि पाकिस्तान के दिफा को और मौजूदा जो ख़तरात हैं इस रीजन के अंदर उसको सामने रखते हुए अपनी पेशबंदी करें। कोई इस हवाले से काम कर रहे हैं आप? बयाना से बढ़ के ये काम करने की ज़रूरत है आपका, कुछ जैसे वो वॉर गेमिंग करते हैं ना, वॉर गेमिंग इसके ऊपर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा ही एक हकीकत पसंदाना और फैक्ट बेस्ड जो है वो तज्ज़िया किया है जो सूरत हाल इस वक्त ईरान में है। और इस वक्त जो जदीद जंगी आपने देखा है कि आलात इस्तेमाल हो रहे हैं, ख़ास तौर पे एक तो हमने पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग हुई उसमें भी आपने देखा, अल्लाह ताला की ज़ात ने उस पर बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान को हर मरहले और हर शोबे के ऊपर बरतरी और फोकियत दी। लेकिन अब जो आप ईरान में देख रहे हैं ये मामला वाकई बहुत काबिल फ़िक्र है और बड़ा ही अफसोसनाक भी है कि ईरान के अंदर मौजूद उनके लोग बाकायदा काम कर रहे थे पहले, और ऐसा नहीं हुआ कि जितनी जगह के ऊपर जो है ये उन्होंने उनके कमांडर्स या इनके जो साइंटिस्ट थे उन पे हमला किया। कोई सारे पहले तो ये था कि शायद इन्होंने मिज़ाइल अटैक्स किए हैं या इन्होंने तैयारों के ज़रिए जो है वो मिज़ाइल मारे हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ड्रोन्स और प्लस जो है वो धमाका खेज़ मवाद और इस तरह के बाकी इंटेलिजेंस की चीज़ें, वो उनके लोग जासूस आप कहें उनको, वो यहाँ पहले से मौजूद हैं। फाइटर जेट्स भी यूज़ हुए, सारा कुछ ही इस्तेमाल हुए, जो उनके अपने लोग भी हैं और प्लस जो लोकल भी लोग उन्होंने साथ को शामिल किए हैं। ये एक बड़ी ही ऐसी सूरत हाल है कि जो बड़ी ही फ़िक्र अंगेज़ है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि ईरान को बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। और अभी देखें कि इस वक्त जबकि वो बड़ी चैलेंजिंग फेज़ से गुजर रहा है, हमने अपनी हर तरह की एक आप ये कहें कि सपोर्ट पाकिस्तान की कौम की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, उनकी आवाम को, उनकी गवर्नमेंट को हर हवाले से और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हमने ये कहा है कि हमारी ये जो इखलाकी सपोर्ट है, ये जो OSCE है उसका इजलास होना चाहिए, उम्मत मुसलमान को इकट्ठा होना चाहिए। और ये जो जारियत है ये सिर्फ उम्मत मुसलमान की बात भी नहीं हमें करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी तरफ। कि आप देखें, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात करते हैं, आप हर मुल्क की सोवरेंटी की बात करते हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन की बात करते हैं, ये जो खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी हो रही है इसमें तो मुस्लिम उम्मा को छोड़ें। आप देखें कि वो एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री है, उसके ऊपर किस तरह दूसरा मुल्क जो है ज़बरदस्ती एक जंग मुसल्लत कर रहा है और इंटरनेशनल कुव्वतें सारी जो हैं वो सोई हुई हैं। एक तो ये बात है, सोई नहीं हुई है, वो इसराइल की मदद कर रही हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, दूसरी अब बात यह है जो आपने पाकिस्तान की बात की है। देखें, जिस तरह इंडिया ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की और जिस तरह मैंने कहा कि हर शोबे में उसमें 2-3 चीज़ें थीं। यानी सबसे पहले हमने उनके तैयारे गिराए, राफेल तैयारे जिसमें 4 शामिल थे। फिर उसके बाद हमने जिस तरह अपना एक साइबर वॉर में उनके सिस्टम को हमने जो है वो जैम किया, उनके डिफेंस सिस्टम को जैम किया। उसके बाद जो हमारे मिज़ाइल गए उनके मुख्तलिफ़ ठिकानों के ऊपर, 100 से ज़्यादा इंडियंस से उनकी हलाकतें हुई हैं और मिलिट्री के लोग उनकी हर बेस के ऊपर जो है, जो बॉर्डर के ऊपर उनके गाँव थे, हमारे मिज़ाइल गए हैं, वो उनको तोड़ नहीं कर सके। तो ये तो था वो वारफेयर जो हम सब ने देखा है और अल्लाह ने हमें इसमें लेकिन अब जिस ख़तरे की ओर आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी उस दिन बजट इजलास के दौरान कौमी असम्बली में अपनी तकरीर में भी ये बात की है कि मार्काए हक जो है वो जारी है। बनियानुल मरसूस ख़त्म हुआ है जो कि उस जंग का नाम था, लेकिन जो मार्काए हक है वो भी जारी है। अभी सीज़ फायर हुआ है, अभी जंग बंदी नहीं हुई है। मैं इसकी तरफ दोबारा आपकी तरफ आपको लेकर आता हूँ। पहले मैं बॉर्डर साहब से भी चाहूँगा, ये जो ईरान वाला चैलेंज है इसके ऊपर आप भी बताइए कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हिकमत अमली अपनानी चाहिए। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि वॉर किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं है, किसी भी मुल्क के अंदर हो, एक साइड हो या 20 साइड हो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो हमने शिकस्त दी है हिंदुस्तान को भी इस बार, बल्कि हिंदुस्तान से तो जान कोई नहीं छुड़ा पा रहा था मोदी की। हमारे चीफ ने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत नेक्स्ट इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा। नंबर 3 सर ये कि हमारे लिए सबसे एक वो कहते हैं ना सर, जब फेलियर होता है तब भी अपॉर्चुनिटी होती है और जब आपका भी कोई दुश्मन हो तब भी अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो ये कि जिस वक्त फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा था उस वक्त सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को साथ होना चाहिए था, यूनाइट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम उस वक्त यूनाइटेड नहीं थे, डिवाइडेड थे और वो हिकमत अमली हमने नहीं अपनाई, तो उसकी वजह से उसको और शय मिली। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे पास इस एनिमी इजराइल हमारा दुश्मन है, तो इसमें भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और ईरान के साथ जो सिचुएशन है उसके अंदर भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम मीडिएटर
आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करें, डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर हम आवाज़ बुलंद करें, इसको लेके जाएं मुस्लिम उम्मा की तरफ फोरम्स के ऊपर, और इसका बेनिफिट ईरान को ही सिर्फ नहीं होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा, इस खत्ते को होगा। ये बड़ी डेंजर सिचुएशन अभी हुई है। अगर आप पहले पाकिस्तान इंडिया की टेंशन थी, वो भी इस खत्ते के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है। पाकिस्तान इंडिया की टेंशन अभी वहीं पे है, खत्म नहीं हुई है। ये आपकी बात से छोटा सा पॉज है। मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन हमें उसमें मुतमईन इसलिए रहना चाहिए अल्लाह की मेहरबानी से कि हमारी फ़ौज, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी एयर फोर्स, हमारी नेवी फुली तैयार है, और वो इसको ईज ऑफ करके नहीं बैठी हुई। वो हर मिनट लम्हा उसको मॉनिटर कर रही है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मेरी भी खदशात है, मेरी ख्वाहिश होगी, मैं गलत हूँ, कि कुछ ना कुछ ड्रामा हो सकता है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा सर ये वर्ड ना, अगर तो मोदी की हुकूमत गिर जाए तो फिर तो आप इसको स्केल डाउन कर दीजिएगा, नहीं तो ये इसका स्केल अभी ऊपर ही है। देखिए फिर तो मोदी की हुकूमत भी जाएगी, मोदी का सर भी जाएगा, अगर आपको एडवेंचर उन्होंने किया, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटीज़ पूरी दुनिया में सराही गई है। मतलब अब तो हमारा वो हाल हो गया कि पाकिस्तान जिस जगह पे फोर्सेस हाथ रख दे, उस कंपनी का, उस ब्रांड का शेयर आसमान पे चला है, तो उसकी मांग पूरी दुनिया बन जाती है। चाइनीज इक्विपमेंट की पूरी दुनिया में मार्केट बढ़ गई, यूरोपियन की गिर गई है। जितना चाइना ने हमें नेक नीयत से सपोर्ट किया था, हमने नेक नीयत से ऑटोमेटिकली रिटर्न दे दिया, जिसकी वजह से जितनी वो मार्केटिंग नहीं कर सके अपनी अच्छी प्रोडक्ट की, वो पाकिस्तान के फोर्सेज ने जो कमाल का किया, उसमें एयरफोर्स का एक बहुत सॉलिड हाथ है, और उनको जितना भी क्रेडिट दिया कम जाए, और सिपा सलार ने भी सॉलिड किया। मार्शल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। मार्शल एजाज साहब, ये जो ईरान वाली सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान के लिए कौन से ऐसे लेसन हैं जिनको हमें सीखते हुए आइंदा के लिए अपनी पेशबंदी करनी चाहिए? बाज़ चीज़ें हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। अगर ईरान सऊदी अरब, कतर, यूएई इन ममालिक के साथ बना के रखता है तो शायद उसको अरब वर्ल्ड से सपोर्ट मिल जाती, जो इस मौके पे उसको मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। बड़ी वोकल होने चाहिए थे वो लोग, नहीं मिले। पाकिस्तान बोला, बाकी मुस्लिम कंट्रीज से वो आवाज़ें आई नहीं है उस शिद्दत के साथ। तो शायद ये एक बड़ा लेसन ये है। दूसरा, जो उसके घर की सूरत हाल है, वो तो शायद पूरी दुनिया के हर मुल्क के लिए एक लर्निंग कर्व होना चाहिए कि अपने दरवाजे इतने खुले मत छोड़ें कि दुश्मन अंदर घुस के ट्रक भी ले आए, जासूस भी ले आए, बम भी फिट कर रहा है, मिसाइलों के लिए निशानदेही भी हो रही है, तो फिर तो तबाही होगी। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आपका तज्जिया जो है वो भारत की आइंदा इंटेंशंस के बारे में और पाकिस्तान का जो के लिए जो आपने जिस तरह बात की, वो दोनों आपके पॉइंट बिल्कुल वैलिड हैं। और चूंकि आज का मौजू ईरान और इजराइल स्पेसिफिक है, तो मैं उसी पे फोकस करूँगा। देखिए, ईरान की इस रीजन में एक बहरहाल एक न्यूसेंस वैल्यू है इजराइल के पर्सपेक्टिव से, और जब उन्होंने अपने इर्द गिर्द के तमाम मुसलमान ममालिक को या तो मुआहिदों के ज़रिए या ट्रेड के ज़रिए या किसी और फॉर्मल इनफॉर्मल अरेंजमेंट के ज़रिए उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, और उसका वाज़ेह सबूत ये है कि वो इम्प्यूनिटी के साथ पूरे इलाके की एयर स्पेस, उनके एसेट्स इस्तेमाल करते हुए वो ये जारहाना उन्होंने ये कैंपेन शुरू की है। तो ये अगर ईरान का प्रोग्राम वो जो है उसको सैबोटाइज करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये बात यहाँ रुकेगी नहीं, क्योंकि उसके बाद नेतन्याहू की अपनी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि दूसरा बड़ा ख़तरा उनको पाकिस्तान है। तो अब जबकि ईरान एक इस रीजन में एक आखिरी बफर के तौर पे वो खड़ा हुआ चैलेंज कर रहा है इजराइल को, तो अगर ये बफर भी ख़त्म हो जाता है तो फिर किसी टाइम फ्रेम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनकी तरजीहात में इजराइल की फिर अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है, और उसके लिए उनको भारत की सूरत में इस आय उनके पास मौजूद है। और ये चीज़ आपने दो पिछली जो हमारे उनके साथ एपिसोड्स हुई, आपने उसको रेफ़र किया। अगर आप उससे पीछे जाएं तो कम से कम 2 बार जो है एक सीरियस स्ट्राइक ऑप्शन जो है उन्होंने कंटेम्पलेट की, जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आखिरी स्टेजेस पे था, या जब पाकिस्तान 98 मई में जो है न्यूक्लियर धमाके करने की करीब था। तो वो एक रियल थ्रेट रही है हमें।
और इस चीज को सर अभी भी रियल थ्रेट है, अभी भी रियल थ्रेट है, और इंडिया और इसराइल का जो गठजोड़ है, आपको जो हमारी इंटरनल हिकमत अमली है ना, इन दोनों को सामने रख के हमें बनानी पड़ेगी कि ये दोनों अगर इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ आते हैं तो फिर इनसे निपटना कैसे है। इसको रूल आउट मत करिए, ये दोनों मिलके आएंगे, रियल थ्रेट है जो नजर आ रहा है आपको। मलिक साहब ये दोनों मिलके आएंगे। 1980s में 82-83 में एक रॉ के पुराने डिप्टी चीफ रवि रिखाई ने एक किताब लिखी थी, फोर्थ राउंड। उसने उस वक्त इस चीज को कंटेम्पलेट किया था और एक फिक्टिशियस उसमें सिनेरियो बिल्ड करके उसने उस वक्त की थी कि हम किस तरह पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम को हम सब जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसकी क्या ऑप्शंस है और उसके प्रोज एंड कॉन्स। उसने एक फिक्शन की सूरत में वो किताब लिखी, वो उसकी बड़ी रिसर्च थी उसमें। बाकी सारी चीज़ें उसने पाकिस्तान की उस वक्त की जो कैपेबिलिटीज़ थी वो उसने बिल्कुल एक्चुअल प्ले की थी, लेकिन किताब की थीम उसने जो है वो फिक्शन रखी। तो ये उनके थॉट प्रोसेस का, रॉ का, मुसायद का ये कॉमन एजेंडा है और हमें बिल्कुल सबक सीखना चाहिए ईरान के एपिसोड से, और हमें हम वक्त तैयार रहना चाहिए इस थ्रेट के खिलाफ।